दोस्तों, हमारा अंतरिक्ष बहुत ही ज्यादा विशाल है और इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है? यानी हम पृथ्वी के कितने ऊपर जाने के बाद अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं? वैज्ञानिकों ने इस सवाल के ऊपर बहुत सालों तक चर्चा की है और ये बहुत लंबे समय तक वाद विवाद का विषय रहा है। लेकिन आज हम बिल्कुल क्लियर रूप से ये जानते हैं कि हमारा अंतरिक्ष कहाँ से शुरू होता है और पृथ्वी के कितने ऊपर जाने के बाद हम अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये तो बताने ही वाले हैं कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि वैज्ञानिकों ने उस पृथ्वी और अंतरिक्ष की बाउंड्री को किस आधार पर चुना था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इस स्पेस बाउंड्री में हमारे वायुमंडल का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए हम आपको वायुमंडल की भी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। ये वीडियो हमारे नॉर्मल वीडियो से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी ग्रह का वायुमंडल इस बात को सुनिश्चित करता है कि ग्रह के अंदर मौजूद गैस और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स अंतरिक्ष में ना जा पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर मंगल ग्रह पर बहुत सारा पानी हुआ करता था, लेकिन वायुमंडल ना होने की वजह से वह सारा पानी धीरे धीरे अंतरिक्ष में इवेपोरेट होकर अंतरिक्ष में जाता रहा और करीब 3 अरब साल पहले मंगल ग्रह पूरी तरीके से बंजर बन गया। अगर हमारी पृथ्वी के पास वायुमंडल ना होता तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता। वायुमंडल मुख्य रूप से गैस और धूल के पार्टिकल से बना होता है। ये सारी गैस पृथ्वी के आसपास एक गोले के रूप में मौजूद रहती है। अब शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर वायुमंडल पृथ्वी के साथ बंधा कैसे रहता है। इसका उत्तर भी बहुत सिंपल है, लेकिन शायद वह सुनने में आपको बहुत अजीब लगे। असल में किसी भी ग्रह का वायुमंडल उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके साथ बंधा रहता है। वायुमंडल के पार्टिकल ग्रह की सतह तक इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि वे बहुत हल्के होते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि जब आप किसी हल्की चीज को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और वह चीज आसानी से पानी के अंदर नहीं जाती। इस चीज को भौतिकी भाषा में अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स कहा जाता है। ये फ्लूइड्स यानी कि लिक्विड और गैस में लगने वाला फोर्स होता है जो किसी भी तरीके से वैक्यूम में एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। हमारे वायुमंडल को इसी फोर्स से जुड़े हुए एक पैरामीटर के जरिए 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अंतरिक्ष की बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है, ये जानने के लिए इन लेयर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके इन वायुमंडल की लेयर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की पहली लेयर का नाम ट्रोपोस्फेयर है। यह हमारी पृथ्वी की सतह के 7 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वायुमंडल का 75% द्रव्यमान इसी लेयर में मौजूद है, यानी ये वायुमंडल की सबसे घनी लेयर होती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा पतली होती जाती है। इस चीज को वैज्ञानिक भाषा में पार्टिकल डेंसिटी का कम होना कहते हैं। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि एक मीडियम की एक यूनिट में कितने ज्यादा पार्टिकल मौजूद है। उदाहरण के लिए बताऊं तो सॉलिड की पार्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। आप आसानी से एक सॉलिड के आर पार नहीं देख सकते। वही लिक्विड की पार्टिकल डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले बहुत कम होती है, जिस वजह से आप आराम से उनमें घुस पाते हैं। अंत में आती है गैस, जिसकी पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे जैसे आप वायुमंडल की लेयर्स में ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान और पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी। ट्रोपोस्फेयर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हमारी पृथ्वी पर जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, यानी मौसम में जितने भी बदलाव आते हैं, वह इसी लेयर में होने वाली एक्टिविटीज की वजह से होते हैं। तो चाहे वह बादल हो, बारिश हो, तूफान हो या फिर बर्फ का गिरना, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि आने वाले समय में हम इस लेयर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसा करने के पीछे का कारण है वेदर को कंट्रोल करना। वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नेचुरल चीजों पर डिपेंड रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम मौसम को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम किसी भी मौसम में किसी भी फसल को आसानी से उगाने के काबिल हो पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे हमारी टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट होगी जो आगे बहुत जगह इस्तेमाल में आएगी। फिलहाल हम इंसान पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हम मंगल ग्रह पर भी अपनी बस्तियां बसाने वाले हैं। अगर पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल करके हम मंगल ग्रह के मौसम को कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मंगल ग्रह पर जाने के बाद उसके ठंडे वातावरण को अपने हिसाब से ढाल पाएंगे
और जब चाहे तब उसके मौसम को मनचाहा बना पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी बिल गेट्स के विशाल घर में मौजूद है। वह जब चाहे तब एक रिमोट कंट्रोल के जरिए अपने घर के मौसम को बदल सकते हैं। ये सुनने में बिल्कुल एक कल्पना जैसा लगता है, लेकिन ये असलियत है। अगर इसी चीज को वैज्ञानिक एक बड़े लेवल पर बना लेते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में मौसम को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर ये हमारे वायुमंडल की दूसरी लेयर है। इसकी शुरुआत ट्रोपोस्फेयर की एंड लाइन से होती है और अंत पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यानी पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की ये लेयर मौजूद होती है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे तापमान आपके लिए कम होता रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा नहीं होता है। आप इस लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए तापमान कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है और वो है हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि ओजोन ऑक्सीजन के जैसा ही एक मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह से एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम मौजूद होते हैं, वैसे ही एक और उनके मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम मौजूद होते हैं। पृथ्वी की ओजोन लेयर यहाँ मौजूद जीव जंतुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से बचना नामुमकिन हो जाता है। सूर्य लगातार अपने अंदर से अल्ट्रावायलेट रेंज और चार्ज पार्टिकल की बारिश करता रहता है। ये पार्टिकल सौरमंडल के ऑलमोस्ट हर ग्रह और चांद के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इनका फायदा असल हमारी पृथ्वी पर नहीं हो पाता है और इसके 2 कारण हैं। पहला है हमारी पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर और दूसरी हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर में हवा बहुत स्मूथ होती है और यहाँ पर एरोप्लेन्स को उड़ाना पायलट के लिए बहुत आसान रहता है। यही कारण है कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में ज्यादातर कमर्शियल एयरलाइंस को उड़ाया जाता है। मेसोस्फेयर हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है और इसकी शुरुआत पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और अंत 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। 35 किलोमीटर की चौड़ाई वाली इस लेयर में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो किसी भी इंसान के रहने के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपने टूटते हुए तारों के बारे में तो सुना ही होगा, जो असल में छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर आकर गिरते रहते हैं। जितने भी टूटते हुए तारे होते हैं वे असल में इसी लेयर में पाए जाते हैं। प्रेशर डिफरेंस की वजह से इन पत्थरों में आग लग जाती है और इसी कारणवश ये चमकना शुरू कर देते हैं और एक टूटते हुए तारे की तरह हमें दिखाई देते हैं। वायुमंडल की इस लेयर में हवा की रफ्तार 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस लेयर में ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और लेयर की पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। थर्मोस्फेयर वायुमंडल की ये चौथी लेयर पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म होती है। ये वायुमंडल की सबसे चौड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लेयर मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लेयर में तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ पर जाएगा तो उसे ये फील नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिस वजह से तापमान को बड़े लेवल पर एक्सपीरियंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यही वह वायुमंडल की लेयर है जहाँ पर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। आपने अरोराज के बारे में तो सुना ही होगा, जो देखने में कुछ ऐसे लगते हैं। ये फिनोमेना असल में थर्मोस्फीयर में ही होता है, जब सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं तो वह अलग अलग रंगों को प्रोड्यूस करते हैं और इसी चीज को हम अरोरा के नाम से बुलाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी थर्मोस्फीयर में ही पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। एक समय पर इस स्टेशन में 5 से 6 एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं, जो अलग अलग स्टडीज और रिसर्च को कंडक्ट करते रहते हैं। एक्सोस्फीयर ये हमारे वायुमंडल की आखिरी लेयर है और इसकी शुरुआत पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन इसका अंत कहीं नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस लेयर की शुरुआत तो होती है लेकिन इसका अंत नहीं होता है और यह अनंत अंतरिक्ष तक फैली हुई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यहाँ की पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिस वजह से इसे कंप्लीट स्पेस माना जाता है। इसलिए हमें वैक्यूम ऑफ स्पेस भी देखने को मिलता है, यानी अंतरिक्ष का वह हिस्सा जहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं मौजूद होता है। पृथ्वी के आसपास जितने भी सैटेलाइट्स मौजूद है वह इसी लेयर में मौजूद रहता है। यहाँ पर रहकर उनके लिए फंक्शन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल उनमें डिसबैलेंस नहीं क्रिएट करता। ये तो हुई हमारी पृथ्वी के वायुमंडल की बात। आइए अब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष और पृथ्वी को डिवाइड करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था,
ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि उन्हें पृथ्वी और अंतरिक्ष को किस बेसिस पर डिवाइड करना चाहिए। उन्होंने वायुमंडल के लेयर्स को पार्टिकल डेंसिटी और तापमान के अनुसार डिवाइड किया, लेकिन अंतरिक्ष डिवाइड करने के लिए उनके पास कोई भी बेसिक मैट्रिक नहीं था। फाइनली 1957 में थियोडोरे कार्मन नाम के एक वैज्ञानिक अपनी थ्योरी के साथ दुनिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि हमें पृथ्वी और अंतरिक्ष को एरोडायनेमिक लिफ्ट के मुताबिक डिवाइड करना चाहिए। उनका कहना था कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है जहां पर एरोप्लेन का उड़ान भरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी भी चीज को पृथ्वी के वातावरण में उड़ने के लिए एरोडायनेमिक लिफ्ट नाम के एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके जरिए वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद पार्टिकल्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाता है और हवा में ऊपर उठने की कोशिश करता है। ये कॉन्सेप्ट एक छोटी सी चिड़िया से लेकर बड़े से हवाई जहाज तक सभी उड़ने वाली चीजों पर अप्लाई होता है। कार्मन ने एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन किया कि जिसमें उन्होंने पार्टिकल डेंसिटी और वायुमंडल के प्रेशर को कंसीडर किया। इस फॉर्मूले के जरिए जब उन्होंने पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री कैलकुलेट की तो उसकी वैल्यू 100 किलोमीटर आई। यानी कि उनकी थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि पृथ्वी की जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यह एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी थी। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि अभी तक किसी भी ऑफिशियल संस्था ने इस वैल्यू को ऑफिशियल नहीं घोषित किया था। यही कारण है कि मात्र 2 साल बाद यूएस एयरफोर्स एक दूसरे मैट्रिक के जरिए अंतरिक्ष की बाउंड्री को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। असल में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में X-15 नाम के एक एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन किया था। उसके मुताबिक ये उस समय का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट था और इससे अच्छा एयरक्राफ्ट बनाना भविष्य में पॉसिबल ही नहीं था। उनका मानना था कि जिस एयरक्राफ्ट को उन्होंने डिजाइन किया था वह पूरी तरीके से परफेक्ट है और कोई भी दूसरा एयरक्राफ्ट इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। एयरफोर्स का कहना था कि एयरक्राफ्ट पृथ्वी से जितनी भी ऊंचाई पर जा पाएगा उसे ही अंतरिक्ष की ऑफिशियल बाउंड्री मान लिया जाएगा। बाद में इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान ये करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। यानी एयरफोर्स द्वारा पृथ्वी और अंतरिक्ष की बाउंड्री को 80 किलोमीटर घोषित कर दिया जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के पास इस बाउंड्री को डिफाइन करने का कोई भी सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट को सुप्रीम मानकर इस बाउंड्री को डिफाइन किया था, जो लॉजिकली गलत है। अब एयरफोर्स एंड थियोडोरे कार्मन के बीच में एक बहस छिड़ जाती है। वह दोनों ही अंतरिक्ष की बाउंड्री को अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिवाइड करना चाहते थे। अब ये मामला पहुंचता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही अंतरिक्ष से जुड़े मुख्य फैसलों को लेती है। फिर चाहे वह किसी नए ग्रह का नाम रखना हो या फिर अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री को डिफाइन करना। 1960 के दशक में यह नतीजा आया कि कार्मन द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट के जरिए ही पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड किया जाएगा। बाद में यूनियन ने बताया कि ऐसा करने के पीछे उनका एक बहुत ही सिंपल कारण था। कार्मन ने अंतरिक्ष की बाउंड्री को सिर्फ स्पेस फ्लाइट इंजीनियरिंग के जरिए ही नहीं बल्कि एक जनरल साइंस के नजरिए से भी डिवाइड किया था। वहीं एयरफोर्स द्वारा डिवाइड की गई लाइन में ऐसी कोई भी फिजिक्स नहीं दिखाई दे रही थी। कार्मन ने विज्ञान का सहारा लेते हुए और उसे एक बेस मानते हुए इस लाइन की ऊंचाई को कैलकुलेट किया था। वहीं एयरफोर्स ने अपने ही बनाए गए एयरक्राफ्ट को सबसे अच्छा मानकर पृथ्वी और अंतरिक्ष को डिवाइड किया था, जो बेसलेस और इलॉजिकल था। आज कार्मन द्वारा डिजाइन की गई इस लाइन को द कार्मन लाइन के नाम से बुलाया जाता है और इसे ही पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री माना जाता है। नासा के वैज्ञानिक आज भी 80 किलोमीटर की बाउंड्री को कभी कभी अपने मिशन के दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह एक ऑफिशियल बाउंड्री है। वैसे अगर आपको पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री की ऊंचाई को डिसाइड करना होता तो आप कितनी ऊंचाई को चूज करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।